की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद बनाना है। नमस्कार साथियों, आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत यह जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के अंतर्गत बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो यह जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, हम उनके विषय में चर्चा शुरू करें, हम उनके विषय में कुछ जानकारी आपको दें। इससे पहले यह जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, इनका जो साहित्यिक एड्रेस है, इनका जो साहित्यिक पता है, आइए पहले हम उस पते को देखते हैं। जब हमको पता होगा, हमारे पास एड्रेस होगा, तो हम किसी भी एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। वैसे साहित्य में भी जो भी रचनाकार हैं, उन रचनाकारों का पता हमें होना चाहिए, उनका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। एड्रेस हमारे पास होगा तो हम किसी के पास भी पहुंच सकते हैं। तो जैसा आपको पता है, आप देख पा रहे हैं, यह जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए इसको 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। जैसे नंबर 1 आदिकाल, या उसी को वीरगाथा काल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1000 से 1350 ईस्वी तक बताई जा रही है। दूसरा जो कालखंड है उसको हम भक्ति काल, या उसे दूसरे शब्दों में पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1350 से 1650 बताई जाती है। तीसरा कालखंड इसी प्रकार से रीतिकाल। इस रीतिकाल का जो दूसरा नाम है उसमें उत्तर मध्यकाल बहुत ही फेमस है, तो इसको चाहे रीतिकाल कहिए चाहे उत्तर मध्यकाल कहिए। और यह जो रीतिकाल है, इसकी समय सीमा 1650 से 1850 तक मानी जाती है। और चौथा जो कालखंड है वह है आधुनिक काल, या इसे गद्य काल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1850 से अब तक मानी जाती है। तो हमारा जो अध्ययन है, हमारी जो क्लासें चल रही हैं, वो आधुनिक काल के विषय में अर्थात गद्य काल के विषय में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो यह जो गद्य काल है, जब हम गद्य काल का अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो गद्य काल की समय सीमा को हम 6 कालखंडों में विभाजित करते हैं। ये जो 6 कालखंड हैं उनमें शुरुआत होती है भारतेंदु युग अर्थात पुनर्जागरण काल, जिसकी समय सीमा 1850 से लेकर के 1900 तक बताई जा रही है। आधुनिक काल का जो दूसरा कालखंड है, जिसे हम द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1900 से 1920 तक मानी जाती है, तो यह दूसरा कालखंड है। इसी प्रकार से आधुनिक काल का जो तीसरा कालखंड है, जिसे हम छायावाद या प्रसाद पंत निराला युग के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1920 से 1936 तक बताई जा रही है या मानी जाती है। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो आगे जाने पर आपका जो चौथा कालखंड है वह है प्रगतिवाद। तो यह जो प्रगतिवाद है, इस प्रगतिवाद को हम साम्यवादी युग के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर समय सीमा की बात की जाए तो 1936 से लेकर के 1943 तक की समय सीमा मानी जाती है। आगे सेकेंड लास्ट है, पांचवा जो है प्रयोगवाद। इसी प्रयोगवाद को हम तार सप्तक युग, या इसी प्रयोगवाद को हम अज्ञेय युग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके समय सीमा की बात करें तो यह जो प्रयोगवाद है, यह जो तार सप्तक युग है, यह जो अज्ञेय युग है, इसकी समय सीमा 1943 से लेकर के 1953 तक मानी जाती है। और अंतिम है छठा नई कविता, या इसका दूसरा नाम है नवलेखन काल, जिसकी समय सीमा 1953 से अब तक बताई जाती है। तो आपने देखा है जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल अथवा जो गद्य काल है, गद्य काल का जब काल विभाजन करते हैं तो जो पहला कालखंड है वह है आपका भारतेंदु युग। कौन सा कालखंड है? भारतेंदु युग। तो जब हम भारतेंदु युग के विषय में अध्ययन करेंगे, भारतेंदु युग के विषय में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे यह जो भारतेंदु युग है, इस भारतेंदु युग के अंतर्गत जो भी कवि आते हैं उनको हम भारतेंदु मंडल के कवियों के अधीन
पढ़ने का प्रयास करते हैं। अर्थात यह जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के अंतर्गत जो भी भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं उन्हीं कवियों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 6 प्रमुख कवियों को, रचनाकारों को अपने इस वीडियो में रखा है, जिनको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सीनियरिटी के आधार पर मैंने यहाँ पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। तो इन भारतेंदु मंडल के कवियों में जो सबसे सीनियर हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिनकी अगर हम जन्म की बात करें, जिनके जन्म की बात करें तो 1844 में जिनका जन्म हुआ था। दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जो कि बालकृष्ण भट्ट से आप देख रहे हैं ये 4 साल छोटे थे। और तीसरे नंबर आप देख पा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जन्म 1850 में हुआ था, इनके जन्म के आधार पर ही भारतेंदु युग का शुभारंभ माना जाता है। इस आप देख रहे हैं 1850 से 1900 का जो समय है उसको हम पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। चौथा देखिएगा, चौथा है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, जिनकी उम्र की बात की जाए तो इनका जो जन्म है 1855 में हुआ है। ये भारतेंदु से 5 साल छोटे थे। आगे बढ़ें तो इसमें जो 5वें नंबर पर आ रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जिनका जन्म 1856 में हुआ है। और अंत में जो स्थान दिया गया है वो दिया गया ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह के अगर जन्म की बात करें तो 1857। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 प्रमुख रचनाकारों को रखा गया है जो कि भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं। इस प्रक्रिया में मैंने आज के वीडियो से पहले बालकृष्ण भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास और बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित 3 वीडियो मैं इस टॉपिक पर दे चुका हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है यह वीडियो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के ऊपर आधारित है। तो यह जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है इनका मैंने आपको साहित्यिक एड्रेस दे दिया, साहित्यिक पता मैंने दे दिया। अब आइए इनके विषय में हम अध्ययन करते हैं, इनके विषय में कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकारों में आज हमारा जो वीडियो है यह वीडियो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के ऊपर आधारित है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं अगर हम भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 1855 में हुआ है। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1923 में हुई है। अगर जन्म स्थान की बात करें कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो इनका जन्म जो है मिर्ज़ापुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और इसके साथ साथ इनका जो नाम था, इनका नाम था बद्रीनारायण चौधरी। इनका जो सही नाम है बद्रीनारायण चौधरी। तो यह जो बद्रीनाथ चौधरी हैं, बद्रीनाथ चौधरी को 2 उपनाम दिए गए हैं। एक उपनाम यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका है प्रेमघन, और दूसरा एक इन्होंने अन्य नाम से रचना लिखी थी, इस वजह से इनको उपनाम दिया जा रहा है अब्र। तो आइए इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं, इनके विषय में अच्छी खासी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो आइए जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है उनका जीवन परिचय देखते हैं। तो प्रेमघन जी पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म भाद्र कृष्ण षष्ठी संवत 1912 को उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के दातापुर नामक ग्राम में एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनकी माता ने इन्हें हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराया। तो ये इनकी जो माँ थी, माँ भी शिक्षित थी और इनकी माँ ने ही इनको प्रारंभिक शिक्षा दी है, या कह सकते हैं कि इनको प्रारंभिक हिंदी का ज्ञान इनकी माँ ने ही कराया था। आगे बढ़ते हैं। फारसी की शिक्षा का प्रारंभ भी घर पर कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्हें गोंडा, जो कि अवध पड़ता है, तो इन्हें गोंडा भेजा गया। इनके पिता पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय जी विद्यावसनी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और फारसी के साथ ही संस्कृत की शिक्षा की व्यवस्था की तथा पंडित रामानंद पाठक को अभिभावक शिक्षक
नियुक्त किया। तो इनकी पढ़ाई के लिए इनके पिताजी ने एक कह सकते हैं कि ट्यूटर नियुक्त कर दिया है, एक शिक्षक नियुक्त कर दिया जिनका नाम था पंडित रामानंद पाठक। पाठक जी काव्य मर्मी एवं रसज्ञ थे। इनके साहचर्य से कविता में रुचि हुई। इन्हीं के उत्साह और प्रेरणा से प्रेमघन जी पद्य रचना करने लगे। मतलब जिनके सानिध्य में इनके पिताजी ने इनको रखा, वे जो टीचर थे, वे टीचर क्या थे? वे काव्य मर्मी थे, काव्य को जानते थे, काव्य के मर्म को जानते थे, काव्य के नियमों को जानते थे एवं रसज्ञ थे। मतलब वे इन सब चीज़ों का आनंद लेते थे, इन सब चीज़ों से उनका संबंध, घनिष्ठ संबंध था। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के ऊपर भी पड़ता है और इसी वजह से वे उत्साहित होकर के और प्रेरित होकर के पद्य रचना करने लगे, काव्य रचना करने लगे। संपन्नता और यौवन के संधिकाल में प्रेमघन जी का झुकाव संगीत की ओर हुआ और ताल, लय, राग, रागनी का परिज्ञान हो गया। विशेषतः इसीलिए कि ये रसिक व्यक्ति थे और राग रंग में अपने को लिप्त कर सके थे। तो ये जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी हैं, उनके विषय में कुछ आपको बेसिक जानकारियाँ दी जा रही हैं। आगे बताया जा रहा है संवत 1928 में कलकत्ता से अस्वस्थ होकर आए और लंबी बीमारी में फंस गए। मतलब एक कलकत्ता गए थे कमाने के पर्पज़ से, तो वहाँ पर वे अस्वस्थ हो गए, इनकी तबीयत खराब हो गई और वे बीमारी में फंस गए यहाँ पे आने के बाद। इसी बीच बीमारी के दौरान, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी बीच बीमारी के दौरान प्रेमघन जी की पंडित इंद्र नारायण सांगलू से मैत्री हुई। किससे हुई? इंद्र नारायण सांगलू। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट नेम है इंद्र नारायण सांगलू। तो इसी बीमारी के दौरान में प्रेमघन जी की पंडित इंद्र नारायण सांगलू से मैत्री हुई, दोस्ती हो गई। सांगलू जी शायरी करते थे। सांगलू जी की क्या विशेषता है? सांगलू जी की विशेषता है कि शायरी करते थे, शायर थे और अपने मित्रों को शायरी करने के लिए प्रेरित भी करते थे। तो सांगलू जी स्वयं भी शायरी करते थे और उनके जो भी मित्र थे, उनसे जो लोग संबंध रखते थे, उन्हें भी मोटिवेट करते थे, प्रेरित करते थे, वे भी शायरी करें। इस संगत से नज़्मों और गज़लों की ओर रुचि पैदा हुई। मतलब यह जो इनका साथ था, इनकी जो मित्रता थी, इस मित्रता के फलस्वरूप यह जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी हैं, इन्होंने भी नज़्म और गज़लें लिखनी शुरू कर दी, उनका पाठ करना शुरू कर दिया। उर्दू फारसी का इन्हें गहरा ज्ञान था ही। यह जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी हैं, इनको उर्दू का भी नॉलेज था और फारसी का भी अच्छा खासा नॉलेज था, बहुत गहरा नॉलेज था। अस्तु, इसलिए इन रचनाओं के लिए अब्र, तखल्लुस उपनाम रखकर गज़ल, नज़्म और शेरों की रचना करने लगे। तो चूँकि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी को फारसी का और उर्दू का, इन सब चीज़ों का गहरा ज्ञान था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब्र उपनाम से अपना नाम रखा। अपना अब्र नाम रख करके इन्होंने क्या किया कि गज़ल, नज़्म और शेरों की रचना करने लगे। तो इस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र में भी अपना कदम बढ़ा दिया, इस क्षेत्र में भी अपना कार्य करने लगे, इस क्षेत्र में भी लेखन कार्य शुरू कर दिया। बस क्या था यहाँ पे इन्होंने अपना नाम जो है बद्रीनाथ चौधरी नहीं रखा, बल्कि अब्र के नाम से उन्होंने इसको लिखना शुरू किया। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इनके जीवन की। सांगलू के माध्यम से, तभी आपने देखा जो सांगलू मित्र थे, तो सांगलू के माध्यम से प्रेमघन जी का भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से मैत्री का सूत्रपात हुआ। मतलब जो सांगलू थे, सांगलू की वजह से यह जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, इनकी मित्रता, इनका सानिध्य किसके साथ हो गया? बाबू हरिश्चंद्र, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। धीरे धीरे यह मैत्री इतनी प्रगाढ़ हुई कि भारतेंदु जी के रंग में प्रेमघन जी पूर्णतया पग गए।
तो कह रहे हैं धीरे धीरे इन लोगों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई, ये लोग इतने घनिष्ठ मित्र हो गए कि यह जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी हैं उन्हीं की छत्र छाया में एक प्रकार से उनको अपना गुरु मान करके इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो मैंने बताया यह जो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और प्रेमघन जी हैं, इनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि कब वे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी कब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की छत्र छाया में एक प्रकार से सिमट गए, उन्होंने अपने उनका गुरु मान लिया, ये उनको पता भी नहीं चला। आगे फिर बता रहे हैं, यहाँ तक कि रचना शक्ति, जीवन पद्धति और वेशभूषा से भी भारतेंदु जीवन अपना लिया। तो यह बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन एक प्रकार से भारतेंदु जी के इतने बड़े फैन हो गए कि उन्होंने उन्हीं की तरीके से रचना शुरू कर दी, उन्हीं के तरीके से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया, जीवन पद्धति शुरू कर दी, और उन्हीं के तरीके से वेशभूषा भी, मतलब जो पहनावा ओढ़ावा है वो भी उन्होंने भारतेंदु जैसा ही कर लिया। तो यह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मंडल है, इस मंडल के कवियों में प्रेमचंद जी का प्रमुख, प्रेमघन जी का प्रमुख स्थान है। तो अगर एक बार इनके जीवन को हम शार्ट में फिर से देखना चाहें तो आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि इनका जो जन्म है 1855 में, मृत्यु की बात करें तो 1923 में, उपनाम की बात करें तो प्रेमघन इनका उपनाम है, और अब्र के नाम से इन्होंने अरबी फारसी में जो भी गज़लें, नज़्में और मान लीजिए जो भी शायरियाँ हैं उन्होंने किया था, जैसा मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म है ग्राम दातापुर, जिला मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख कुछ कृतियाँ हैं आगे भी देखेंगे, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, संगीत, सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य। तो कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। इसके साथ साथ अगर इनके विषय में कुछ और जानकारी की बात की जाए तो भारतेंदु काल के अर्थात भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्राथमिक नायकों में से इन्हें एक माना जाता है। मतलब जब खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था तो खड़ी बोली हिंदी के विकास में ये भी एक मजबूत स्तंभ की तरह से इन्होंने हिंदी के विकास में अपना कह सकते हैं कि समर्थन दिया है। तो देखिए जैसे भी मैंने उनकी रचनाओं की बात की, एक बार फिर से देखिए जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पे देखते हैं। जीर्ण जनपद एक काव्य रचना है। ऐसे ही आनंद अरुणोदय ये भी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की काव्य रचना है। ऐसे ही है हार्दिक हर्षादर्श, तो हार्दिक हर्षादर्श यह भी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की काव्य रचना है। आगे चलते हैं तो आगे है मयंक महिमा, तो यह जो मयंक महिमा है यह भी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका अलौकिक लीला, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, लालित्य लहरी, वृजचंद पंचक, लालित्य लहरी, वृजचंद पंचक, युगल स्रोत। नेक्स्ट क्या है युगल स्रोत, और इस लाइन का इस रो का लास्ट है पितर प्रताप, तो युगल स्रोत, पितर प्रताप। दूसरे रो में चलते हैं तो होली की नकल, होली की नकल, प्रेम पीयूष वर्षा, तो होली की नकल, प्रेम पीयूष वर्षा ये सभी काव्य कृतियाँ हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की। नेक्स्ट है मन की मौज, मन की मौज, मंगलासा, मंगलासा, हास्य बिंदु, मंगलासा, हास्य बिंदु, भारत बधाई, भारत बधाई, स्वागत सभा, भारत बधाई, स्वागत सभा, आर्याभिनंदन, आर्याभिनंदन, और लास्ट है सूर्य स्रोत,
सूर्य स्रोत। तो इस प्रकार से यह जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी हैं, उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, उन प्रमुख काव्य कृतियों को यहाँ पर दिखाने का, बताने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ प्रेमघन की कुछ अन्य रचनाएं हैं, तो अन्य रचनाओं में देखते हैं जैसे नाटक विधा, नाटक भी इन्होंने लिखा है। तो नाटक में देखिए जो फेमस रचनाएं हैं उनमें है भारत सौभाग्य, जिसकी रचना 1888 में हुई थी। तो भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन, वीरांगना, ये मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 रचनाएं स्पेशली देखने को मिल रही हैं। भारत सौभाग्य जिसकी रचना 1888 में हुई है, उसके साथ साथ प्रयाग रामागमन, उसके साथ साथ वीरांगना, तो 3 रचनाएं हो गई। और चौथा देखिए यह है रहस्य महानाटक, रहस्य महानाटक। अब इसके विषय में बताया जा रहा है कि यह जो नाटक है वेश्या विनोद महानाटक है। कौन सा नाटक है? यह वेश्या विनोद महानाटक है और यह अपूर्ण नाटक था। ये क्या था? अपूर्ण था, मतलब इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसके साथ साथ बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी ने निबंध भी लिखे हैं। तो निबंधों में देखिए यहाँ पे 2-3 आपको फेमस निबंध बताए जा रहे हैं। बनारस का बुढ़वा मंगल, बनारस का बुढ़वा मंगल, यह निबंध है किसका? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का। दूसरा है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। दूसरा निबंध कौन सा है? दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। तो इस प्रकार से इनके 2 फेमस निबंध भी आपने देखे। आगे चलते हैं आलोचना। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है आलोचना, उस विधा में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर एवं बंग विजेता की आलोचना आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित हुई। तो आनंद कादम्बिनी इनकी एक पत्रिका थी जिसका इन्होंने प्रकाशन किया था मिर्ज़ापुर से। तो यह जो आनंद कादम्बिनी है उसमें इन्होंने संयोगिता स्वयंवर एवं बंग विजेता, इन दोनों रचनाओं की आलोचना, जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, उसको उन्होंने प्रकाशित किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इनके विषय में जिसे सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए। तो देखिए विशेष करके आपको बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी को लंदन में काला कहने पर उन्होंने कहा कि, मतलब जब दादा भाई नौरोजी को लंदन में काला कह करके मान लीजिए प्रकार से क्या किया गया? अपमानित किया गया। तो उस बात से क्षुब्ध होकर के, उस बात से नाराज होकर के बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी ने कुछ बातें कही हैं जो कि यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने कहा था अचरज होत तुमहु, अचरज होत तुमहु राम गोरे बाजत कारे, अचरज होत तुमहु राम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द हूँ, तासों कारे कारे शब्द हूँ पर हैं वारे। कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसन वारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताही सो कारण कौं प्यारे। तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है। यह पंक्ति इन्होंने कब कही थी, किस परिप्रेक्ष्य में कही थी? जब दादा भाई नौरोजी को लंदन में काला कह करके एक प्रकार से अपमानित किया गया था, तो उस बात की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह पंक्ति उन्होंने कही थी। आगे देखिए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की जो काव्य में प्रमुख पंक्तियां हैं, मतलब काव्य जनित जो उनकी पंक्तियां हैं जो फेमस हैं, कुछ पंक्तियों को यहाँ पर हम देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की काव्य की जो कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, आइए देखते हैं। धन्य भूमि भारत, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, बहुत ही फेमस पंक्ति है, बहुत पूछा जाता है। करें धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति है बगियान वसंत बसेरो कियो,
बगियान वसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना। बगियान वसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइयो ना। यह भी जो पंक्ति है, यह पंक्ति भी किसने कही है? यह पंक्ति भी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी ने कही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निर्धन दिन दिन होत हैं, निर्धन दिन दिन होत हैं भारत भू सब भांति। निर्धन सब दिन होत हैं, निर्धन दिन दिन होत हैं भारत भू सब भांति। और जो अंतिम पंक्ति है, जो अंतिम इनकी पंक्तियां हैं इम्पॉर्टेंट, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। भयो भूमि भारत में, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। तो यह जो उपर्युक्त चारों पंक्तियां हैं, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजामनि, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना। निर्धन दिन दिन होत हैं भारत भू सब भांति, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। तो यह जो पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियां बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी द्वारा कही गई हैं। जैसा आप ऊपर आपने देखा था, मैंने आपसे चर्चा किया था कि यह जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, इन्होंने अब्र नाम से, तो उर्दू साहित्य में, उर्दू में इन्होंने अब्र नाम से लेखन का कार्य किया है। तो इन्होंने उर्दू लेखन में अब्र के नाम से नज्म, गज़ल, शायरी आदि का भी लेखन कार्य किया है। अब देखिए, इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं। तो इन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया था उसके विषय में देखते हैं। इन्होंने 1881 में आनंद कादम्बिनी, बहुत ही फेमस पत्रिका है, बहुत पूछा जाता है। तो इन्होंने 1881 में आनंद कादम्बिनी, जो कि मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई थी, तो इसका प्रकाशन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी ने किया था 1881 में आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का, मिर्ज़ापुर से। ऐसे ही नागरी नीरद, नागरी नीरद इस पत्रिका का भी इन्होंने संपादन 1893 में मिर्ज़ापुर से ही किया था। यह जो पत्रिका थी, यह पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी, जबकि आनंद कादम्बिनी क्या थी? मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार छपती थी। और यह जो नागरी नीरद है, ये साप्ताहिक, वीकली, हफ्ते में एक बार छपती थी। इसके साथ साथ शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी ने आनंद कादम्बिनी से हिंदी पुस्तकी आलोचना का सूत्रपात माना है। शुक्ल जी ने क्या माना है कि यह जो आनंद कादम्बिनी है, इसी आनंद कादम्बिनी पत्रिका के माध्यम से ही हिंदी साहित्य में यह हिंदी का जो पुस्तकी आलोचना का सूत्रपात हुआ है, वह इसी आनंद कादम्बिनी से हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी से संबंधित मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी खासी जानकारी देने का प्रयास किया है। तो यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के विषय में आप कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा मेरा यह जो प्रयास है, प्रयास कैसा है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप भी भविष्य में एक मेरे जैसे शिक्षक बनना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए, सफलता के पथ पर आगे बढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ वादा करते हैं, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।